स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को जैसे कि दिखाया था कि आरआरबी ने अपना जो लिंक है वो जारी कर दिया है ना। आप लोगों को पता होगा कि शाम आते आते वो लिंक आरआरबी ने हटा लिया। अब इसका मतलब बहुत सारे छात्र परेशान है, कह रहे कि सर वैकेंसी नहीं आएगी क्या, जो आरआरबी ने उसका लिंक हटा लिया। ऐसा नहीं होता। मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था कि एक फ्रंट एंड तैयार होता है, एक बैक एंड तैयार होता है। फ्रंट एंड को रन कराया जाता है, देखा जाता है, टेस्ट की जाती है। तो कल जब टेस्टिंग हो रही थी तभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि देखो टेस्टिंग चल रही है और देखो उसका ये स्नैपशॉट है। वापस से हटा लिया क्योंकि बैकएंड उसका तैयार होना अभी बाकी है, बैकएंड तैयार हो रहा है। तो यस, वो जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने अब कभी भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अब मंडे को आएगा, बिकॉज कल तो संडे हो गया और आज सैटरडे है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मंडे को वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाय द वे, हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, बहुत जबरदस्त क्लास हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो मैं बहुत बड़े लेवल पर लेके जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि आपको जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस आज कवर कराऊंगा। किसके दोस्तों, याद रखना, आरआरबी टीचर के। आरआरबी टीचर के आज 100 क्वेश्चंस कवर होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप सभी के सभी छात्र जो हैं आज इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे अपनी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास को। आज मैंने दोनों का ही मिक्स रखा है, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर इधर साइंस प्रोफेशनल एबिलिटी हो। लेकिन मेरा फोकस आज जो है, कल क्योंकि साइंस की ओर कल फोकस ज्यादा था कल की सेशन में, आज मेरा फोकस वापस से प्रोफेशनल एबिलिटी की साइड ज्यादा रहेगा। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग कि आंसर जरूर दें, है ना। कमेंट सेक्शन में जब आप आंसर देते हैं, देखो जब आप बैठ गए क्लास करने बैठ गए, आई अंडरस्टैंड कि आपके मन में ये तो है कि यार हमको पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन जब आप आंसर जरूर दें, बिकॉज जब तक आप आंसर नहीं देंगे मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा पहचानना कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, है ना। शुरू करें, हाँ या ना, बताइए फटाफट से। चलिए शुरू करें, एक बार कमेंट सेक्शन लिख दीजिए हाँ या ना फटाफट से। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों ने आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल करा लिया है, ठीक है। 399 रुपीज में लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मैं नोट्स दे रहा हूं, ठीक है। आरआरबी टीचर्स की तैयारी के कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं और इसी नोट्स में मेरी ओर से जितनों ने भी नोट्स लिए हैं दोस्तों, आज लास्ट डे है। आप लोगों को पता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो भी मेरे नोट्स ले रहे हैं उनको क्लासेस जो है वो फ्री करा रहा हूं, है ना। मैंने बहुत सोचा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्लासेस जो है वो एक बार फ्री हो जाएं तो और हमें थोड़ा सा मजा आ जाएगा। एक सेकंड, एक्सपोजर ज्यादा हुआ पड़ा है, इस वजह से जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। नहीं, एक्सपोजर तो ज्यादा नहीं है। अच्छा, शटर ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, शटर ज्यादा हो रहा है, गेन थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सेटिंग जो आप लोगों के लिए यूज की जा सकती है। नाउ परफेक्ट, ओके। चलो बाय द वे, सो यहां पर मैंने जितनी भी क्लासेस है वो भी मैंने ऐड करनी स्टार्ट कर दी है। 7-8 तारीख के बाद एक बार फाइनल नोटिफिकेशन आ जाए तो जो जो सब्जेक्ट सुन रहे हो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपके लिए क्लासेस भी अरेंज की जा रही है उसी कॉस्ट में। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने बिलीव दिखाया, ये मेरा काम है कि मैं उसको कितने रिटर्न में आप लोगों को अच्छे तरीके से दूं। जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं नोट्स के लिए, उनको ये मेरी ओर से सरप्राइज था कि आप लोगों के लिए क्लासेस जो है मैं इसमें कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, प्रीवियस ईयर का पेपर भी वहीं पे पड़ा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस सिद्धांतकार को ऑपरेंट कंडीशनिंग की अवधारणा से जोड़ा जाता है, बताइए फटाफट से। सर नोट्स को कैसे ले सकते हैं? बेटा कुछ नहीं करना, लॉके सर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नाम नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है और आगे की प्रोसेस है। चलो शुरुआत करो, पढ़ाई करते हैं, लेट्स सी। सबके सब फोट डालो जितने भी है। मैं यहाँ पर एक बार ये सेट कर लूं जहां कमेंट देखता रहता हूं तुम लोगों की। कई बार तुम लोग कमेंट्स में ना इधर उधर लिखते रहते हो, बहुत बढ़िया। चलिए सर, देयर इज नो साइंस मेथड एग्जाम फॉर टीजीटी पीजीटी, सर प्लीज गिव। नहीं नहीं होगा, साइंस में होगा। साइंस क्यों नहीं होगा, बताइए फटाफट से, क्यों नहीं आएगी साइंस? ठीक है, आंसर करिए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किस सिद्धांतकार को ऑपरेंट कंडीशनिंग की अवधारणा से जोड़ा गया। मैंने क्या बोला, हमारी स्किन हमारी बॉडी को ऑपरेट करती है, स्किन से स्किनर याद रखना है। बीएफ स्किनर इसका करेक्ट आंसर है। बीएफ स्किनर ने क्या किया था, एक स्किनर नाम का एक आपको पता होगा एक बॉक्स बनाया था जिसे क्या कहा गया था, स्किनर बॉक्स भी कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था? स्किनर बॉक्स भी कहा गया था, या फिर ऑपरेंट कंडीशनड बॉक्स भी कहा गया था। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने चूहों को, बेसिकली चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। याद रखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो एक्सपेरिमेंट थे वो अलग अलग चीजों पर किए गए, अलग अलग तरीके से किए गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिट हुआ, जब से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, वो ये वाला एक्सपेरिमेंट था जहां पर उन्होंने एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखा और उन्होंने कहा कि एक सर्टेन लिवर्स है, यानी सर्टेन बटन्स है, जैसे चूहा उन बटन को दबाएगा तो उसको फूड मिलेगा, है ना। और अगर कोई दूसरा बटन दबाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो अब उन्होंने देखा कि यार
एक काम हो रहा है कि जैसे ही चूहा वो फूड वाले बटन को दबाता है, तो चूहा जाके बार बार फूड वाले बटन को दबा रहा है, क्योंकि वो इसको एक अच्छा रिवार्ड मिल रहा है ना। और जहां पनिशमेंट थी उसके आसपास भी वो चूहा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग करने की काम किया गया। अब इसमें क्या कंडीशन हो गई चूहे को, कि उसको पता चल गया कि मेरे को ये वाला बटन नहीं दबाना है, ये वाला बटन दबाना है। तो दोस्तों हमारे साथ भी वैसा ही होता है, बच्चों के साथ भी वैसा ही होता है। क्योंकि अब अगर हम अपनी एजुकेशन पर्सपेक्टिव में इसे देखें, कि अगर बच्चे को कोई भी काम अच्छा कर रहा है और आप उसे शाबाशी देते हैं, आप उसे गुड स्टार देते हैं, आप वेरी गुड दिखते हैं उसकी कॉपी में लिख देते हैं, आप उसे चॉकलेट देते हैं, टॉफी देते हैं, वट एवर जो भी देते हैं, खाने की अच्छी चीज देते हैं, तो बच्चा खुशी में वो काम, वो चीज वापस से दोहराएगा, बार बार वही अच्छी चीजें करेगा। लेकिन अगर कोई चीज बच्चा गाली देता है आपकी कक्षा में, कोई बुरा काम करता है, आप उसे धमका दें, आप उसे डांट दें, या फिर आप उसे कोई ना कोई सजा दे दे किसी ना किसी तरीके की, ठीक है। पीट नहीं सकते, याद रखना, बाकी तरीके की सजाएं होती हैं, वो आप दे दें कि सुलेख लिखो बैठकर, तो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। यही होती है कंडीशनिंग, याद रखना, ठीक है। आई बात समझ में? किस किस को समझ में आई वो यस सर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इफेक्ट। बताओ लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, बताइए फटाफट से। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? इवेन पेवलोव ने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, जॉन बी वाटसन ने दिया था, या फिर अल्बर्ट वेंडूरा ने दिया था? सर बैच कैसे लेना है प्लीज बताएं। वंदना धनकर, बैच नहीं है, नोट्स है, ठीक है। नोट्स के साथ में क्लासेस फ्री मिलेंगी, ठीक है। नोट्स दे रहा हूं, मेरा मेन फोकस नोट्स है। मैंने पहले ही कहा था, मैं इस चैनल को जिस दिन से मैं शुरुआत कर रहा था, मैंने एक बात बोली, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम खुद पढ़ो और फिर मैं हेल्प करूं उसमें। आप बात समझ रहे मेरी बात? जब हम बैच लॉन्च करते हैं ना, तो स्टूडेंट पूरी तरह से बैच के समर्थन में आ जाता है कि भैया जो भी होगा इस बैच से होगा। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, नोट्स आपको पढ़ने, साथ में क्लासेस दे रहा हूं। आई बात समझ में? सो उससे क्या होगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तभी तो 399 में हो रहा है, वरना बैचेस तो कहां 1000 रुपए से कम में हो पाता। तो नोट्स दे रहा हूं, साथ में क्लासेस दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको और उन नोट्स को समझ में आ सके। उन नोट्स को पढ़ाऊंगा सो दैट कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके चीजें, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नो डाउट, एडवर्ड थॉर्नडाइक, है ना। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आपको वो लेने तो लॉ के सर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। भैया लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? लॉ इफेक्ट वही कहता है कि यार अगर हम लोगों को कोई चीज पसंद आती है, मान के चलो ठीक है, एक एक पुरुष और महिला है, आपस में बैठे हुए हैं, नई नई इनकी बातचीत चालू हुई है, ठीक है, इनको आपस में बात करना पसंद आता है, तो ये डेली कॉल पर घंटों घंटों बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी आपस में ट्यूनिंग बैठ गई है, इनको आपस में बात करना अच्छा लग रहा है ना। तो लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि यार जिन चीजों में हमें मजा आता है करके, उन चीजों को हम बार बार दोहराते हैं, और जिन चीजों में हमें मजा नहीं आता, उन चीजों को हम बार बार नहीं दोहराते। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मान के चलो, तुम अगर मान के चलो कोई परफ्यूम खरीद के लाए, ये सोच के खरीद के लाए कि जैसे ऐड आती है ना, पूरा छिड़कूंगा या छिड़कूंगी, और जैसे जैसे लड़के दिखाते हैं ना ऐड में, लड़कों ने एक परफ्यूम छिड़का और लड़कियां चारों ओर से आ गई ऐसे हैं, है ना, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन लड़का ले आया कोबरा का, है ना, और उसने पूरा छिड़क लिया अपने पूरे शरीर पर, ठीक है, सेंट। अब लड़कियों को क्या है, लड़कियों को वो नाक में चुभ रहा है, लड़कियां ऐसे दूर करके जा रही हैं, बाय ये कैसा लड़का हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा यार, नेगेटिव हो गया, है ना, तो वो दोबारा वो परफ्यूम नहीं लाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर हम वो काम करना पसंद करते हैं जिनसे हमें रिवॉर्ड मिलता है, या फिर जिनसे हमें अच्छा महसूस होता है। कंडीशनड रेस्पॉन्स के साथ साथ धीरे कमजोर होने के लिए शब्द क्या है, जो हमारा कंडीशनड रेस्पॉन्स होता है। ऐसा होता है कई बार कि हम लोग कंडीशनिंग करते हैं बच्चे की, लेकिन फिर उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता, वो गायब होने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विभेदन बोलते हैं, सामान्यकरण बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं, या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अजय सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर यहाँ पर हमारी कक्षा में पधारने के लिए। इट्स रियली ग्रेट प्लेजर। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मेरी जो लर्निंग की जर्नी रही है, मैं जितना भी अभी ये सब चीजें सीखा हूं, है ना, आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं, उसमें अजय सर का बहुत बड़ा योगदान है। और वो मेरे फ्रेंड होने के साथ साथ कह सकता हूं कि मेरे गाइड भी रहे एक तरीके से, ठीक है। एंड आप उनके चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप बाकी की केवीएस, DSSB इन सब भर्तियों के लिए आप लोग देख रहे हैं तो, ठीक है। उनका चैनल है अजय सिंह द टीचर करके, द टीचर बाई अजय सिंह खर, ठीक है। आप जरूर उनके चैनल को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो यार, यहां पर बात आई, यहां पर एक्सटिंक्शन हुआ क्या कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंडीशनिंग करी बच्चे की, ठीक है, जैसे पैवलोव ने कंडीशनिंग करी, अगर आप लोगों को याद होगा तो पैवलोव ने कंडीशनिंग के बारे में बात करी है। पैवलोव ने कंडीशनिंग करी किसकी कंडीशनिंग करी? एक कुत्ते की कंडीशनिंग करी पैवलोव ने। अब वो चीज, वो घंटी से बार बार जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं होगा। वे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मान के चलो आप छोटे बच्चे को बोलो कि यार मैं तुम्हें ना स्टार दूंगी बेटा, तुम ये काम कल करके लाना, मैं तुम्हें डबल स्टार दूंगी परसों ये काम करके लाना, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या? वो बच्चे को स्टार विटार से मतलब नहीं होगा, वो कहेगा मैडम एक बात बताओ कि मेरी इससे दोस्ती करवा रही हो नहीं करवा रही हो, तब मैं ये काम करके लाऊं, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो जो पहले जो आपने उसकी कंडीशनिंग करी थी वो उससे ऊपर हो गया उसकी कंडीशनिंग। आई बात समझ में? तो कंडीशनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं? एक्सनिक्ट होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सनिक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा अधिगम सिद्धांत सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व को संज्ञानात्मक विकास का महत्व देता है? तो यार कहीं ना कहीं हमारे जो संज्ञान में हम जो चीजें ले रहे हैं ना, उसका बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है हमारे समाज का। मान के चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान के चलते हैं अब एक धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी धर्म का, वो बहुत सूडो साइंस में पड़ा हुआ है। सूडो साइंस का मतलब है कि यार कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है कि इधर से चांद निकलता है, इधर से सूर्य निकलता है, इधर से निकलता है, इसका ये प्रभाव, उसका वो प्रभाव है ना, बहुत। वहीं दूसरा धर्म है जो कह रहा है कि नहीं यार हम ना बहुत साइंटिफिक रहेंगे, जो भी अब मॉडर्न साइंस बात करेंगे हम उसी पे फोकस करेंगे। ऑब्वियसली बात है ना यार, उस धर्म के बच्चों के लिए जो सूडो साइंस में बिलीव नहीं रखते, जो प्रॉपर साइंस में बिलीव रखते हैं, उनके लिए साइंस पढ़ना इजी रहेगा हमेशा, वो साइंस को आसानी से संज्ञान में ला सकते हैं उन बच्चों की अपेक्षा जो सूडो साइंस में बहुत बिलीव रखते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशियो कल्चरल थ्योरी, राइट। किसने दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। चलो एक हिंट दे देता हूं, इनका नाम बी से स्टार्ट होता है, बताओ। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपके सामने ये रहा, बताइए फटाफट से। हु इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट? साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करिए। ये सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन वाले में नहीं, हाँ फिजिकल एजुकेशन का बिट डिफरेंट है, बट हाँ एक दो क्वेश्चंस फंसते हैं उसमें भी, ठीक है, याद रखना। आंसर करिए, चलिए। अजय सर कह रहे हैं आउट ऑफ फ्रेम है, हाँ मुझे मालूम है क्योंकि मैंने लैपटॉप रखा हुआ है अजय सर, तो इस वजह से, ठीक है, मतलब ये स्क्रीन काट रखी है थोड़ी सी मैंने इधर साइड से, क्योंकि यहाँ पर डेस्कटॉप रखा हुआ है तो वो डेस्कटॉप स्टूडेंट्स को परेशान करेगा, इस वजह से मैंने एंगल को इस एंगल पे सेट किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच कंसर्न के लिए। अजय सर ने मैसेज किया तुरंत, लोकेश भाई आपका ये कट रहा है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एरिक एरिक्सन आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, करेक्ट आंसर है एरिक एरिक्सन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिक एरिक्सन ने डेवलपमेंट के बारे में बात करी है दोस्तों, याद रखिएगा, उन्होंने मनो सामाजिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। उनकी स्टेजेस के बारे में आप लोग जितनी बात करें उतना कम है, ठीक है। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यहां कर बात करी, और थैंक्स टू साइकोलॉजी ने नोट्स हेडक्वार्टर, जिन्होंने कितनी अच्छी इमेज बना रखी है कि हम लोगों को इजी हो जाएगा। देखो यार, हर एक स्टेज का ना एक वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब कि हम वो स्टेज है क्यों, किस वजह से वो ऐसा हो रहा है, लाइक। तो अगर आप देखोगे ना, छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा होता है वहां से स्टार्ट होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। छोटा बच्चा या तो किसी पे ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी छोटे बच्चे को किसी, मान लीजिए आप पेरेंट्स हो, फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स हो, जो नहीं है वो भी मान लो भाई आप पेरेंट्स हो, अच्छा लग रहा है मान लो। अब आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को किसी और को देके देखो, 2 सेकंड के लिए देखे देखो, वो तुरंत हड़बड़ाने लगेगा और वो भागने लगेगा। कब? 18 महीने तक वो ऐसा करता है कि वो बहुत जल्दी विश्वास नहीं रख पाता, वो कहता है अरे नहीं भैया, ठीक है, नहीं भैया ये नहीं होगा, है ना, वो दूसरे की गोदी में जाएगा ही जाएगा। ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। वैसे ही ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है कि वो अपना काम खुद से करना चाहेगा या फिर डाउट में रहेगा, शेम या डाउट के बीच में फंसेगा, ठीक है। वहीं फिर 3 से 5 साल इनिशिएटिव लेगा या फिर गिल्ट में रहेगा हमेशा। फिर 5 से 13 साल इंडस्ट्री मेहनती और इंफीरियरिटी में जिएगा, ठीक है। 13 से 21 साल में वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने निकल जाता है, तभी इसीलिए रोल मॉडल्स उसे पसंद आते हैं अलग अलग, या फिर कंफ्यूजन में जीता बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर वहां से 21 से 39 साल की जो उम्र होती है, वहां में इंटीमेसी आइसोलेशन में रहेगा, या तो इंटीमेट होगा किसी के साथ में, प्यार ढूंढेगा, लव ढूंढेगा, अफेक्शन ढूंढेगा,
या फिर आइसोलेशन की पूरे दौर में चला जाएगा जहां कटाव हो जाएगा, समाज से कटाव हो जाएगा, वो सारी चीजें आएंगी। फिर 30 से 65 साल में जेनरेटिविटी आएगी, दया धर्म ये, या फिर स्टेगनेंट हो जाओगे आप। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज गेन करने के बारे में सोचोगे, प्यार करने के बारे में सोचोगे, लव आएगा आपको, थोड़ा सा जनरस हो जाओगे ना, या फिर आप स्टिग्नेंट हो जाओगे। ठीक है, ये वही उम्र है जहां पर आप स्टिग्नेंट होती चली जाती है चीजें। एंड 65 साल के बाद तो बुड्ढों के अंदर डेस्परेटरी, बहुत ज्यादा डेस्परेशन देखने को मिलती है। अरे भैया है ना, बुढ़ापे में हमको भी होगी वो डेस्परेशन कि यार कुछ कर लेते लाइफ में, कुछ हो जाता तो कुछ होता, या फिर इंटीग्रिटी होगी। हाँ, समाज बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, बच्चे के विकास के वर्तमान स्तर और मार्गदर्शन के साथ संभावित स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो अभी वो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यार एक जेड से, जेड क्या है, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट है ना। स्कैफोल्डिंग होती है बच्चे की, उसकी मदद से वो जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट पहले भी होता है उसके पास, एक फिर जो भी जहां तक वो पहुंच चुका होता है, जो डेवलपमेंट वो खुद से चीजें कर सकता है, वो जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट है। तो बताइए फटाफट से कि बच्चे के विकास के वर्तमान स्तर और मार्गदर्शन में संभावित उसके स्तर के बीच में क्या स्तर हो सकता है? बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा? सर ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं रूपाली, आप इस वाले नंबर पे, ये जो नंबर आ रहा है ना, इसमें मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, 9 बजे, 8 बजे, इस क्लास के बाद 7 बजे। ठीक है, मैं आपका एक्टिव करवा दूंगा। ठीक है, आपके ऐप में लॉग इन करवा दूंगा। ठीक, टेंशन मत लेना, परेशान मत होना। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? दैट इज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी है ना, इज द करेक्ट आंसर है, निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब मतलब जैसे स्कैफोल्डिंग हुई, वाइगोस्ट की बात करते हैं, जेडपीडी की बात करते हैं। ठीक है, यानी वो जहां पर आप मार्गदर्शन दो बच्चे को, जैसे मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम कमजोर थोड़े ना हो, तुम पेपर पास कर सकते हो, बस तुम्हें जेडपीडी की जरूरत है। अब जब पेपर पास कर लोगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने पेपर पास कर लिया, टीआरई पास कर लिया, अगेन अब जैसे सीटेट है, तुम में से बहुत सारे लोगों ने सीटेट पास कर लिया होगा, तो सीटेट तुम्हारे लिए क्या है? सीटेट तुम्हारे लिए जेडएडी है। लेकिन रेलवे का एग्जामिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलो, होता नहीं है, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा स्तर है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ये एक लेवल पर मैं बता रहा हूं, बस छोटे से लेवल पे बता रहा हूं। तो आप जेडपीडी की ओर जा रहे हो, राइट? आगे बढ़ते हैं, मेरे द्वारा जो भी कर रहे हो। और मैं कौन हूं तुम्हारा? मैं कौन हूं तुम्हारा गुरुजी? ना 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 ना, जब भी हम मिले तो मेरे से क्या कहा करो? नमस्ते एमक्यू सर, है ना? क्या नमस्ते एमक्यू? ठीक है, मैं कौन हूं? मोर नॉलेजेबल अदर, जो तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एमक्यू हो मेरे, ठीक है, जो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हो। जैसे अजय सर आए थे, वो कौन है? वो मेरे एमक्यू हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दार्शनिक ने बाल विकास के खेल में महत्व पर बल दिया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने, कांट ने? बहुत बढ़िया सर, थोड़ा समझा दीजिए जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग। बेटा मैंने कई बार बताया स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग इज अ, आपने घर में वो देखी है, सीडी देखी है, सीडी है ना, वो सीडी ही स्कैफोल्डिंग है। आप, मैं तुम्हारे लिए एक सीडी का काम कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर चढ़कर जा रहे हो, मतलब मेरी नॉलेज का यूज करके आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप आगे सीख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब छोटा बच्चा होता है, उसको चलना ठीक से नहीं आ रहा होता है, ऐसे है ना, ऐसे चलता है वो, लेकिन पापा की उंगली पकड़ के चलना की कोशिश करता है। तो पापा की उंगली क्या है? दैट इज अ स्कैफोल्डिंग। जब वो चलना सीख जाएगा तब पापा की उंगली पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा ना, तब तो उसने जेडएडी अचीव कर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर नंबर मुझे भी बताएं, प्रियंका तिवारी। ऐसे अकेले अकेले में नहीं बता रहा हूं, सबके सामने नंबर लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, कि सर मुझे बताएं। रूसो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, प्लेटो और अरस्तु के बीच में क्या रिलेशन है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में क्या इनका रिलेशन है? बताओ, अलेक्जेंडर, रूसो, प्लेटो, इन तीनों में क्या एक दूसरे के लिए रिलेशन है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ तो बहुत बड़ा रिलेशन। आगे बताओ, किस प्रकार की बुद्धि में सामाजिक स्थितियों को समझने और उनमें नेगेटिव करने की क्षमता शामिल होती है? बहुत बढ़िया। कौन से तरीके की नेविगेट करने की, नेगेटिव नहीं, नेविगेट करने की, है ना, मैं भी तुम्हें नेगेटिव करने की क्षमता, किस प्रकार की बुद्धि में, मैं थोड़ा सा साइड में ले लूं, कट रहा है थोड़ा सा इधर से। ठीक है, हाँ अब ठीक है, जूम आउट ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों आ जाए। अब परफेक्ट है ना, थोड़ा सा जूम इन। चलो, किस प्रकार की बुद्धि में सामाजिक स्थितियों को समझने और उनमें नेविगेट करने की क्षमता होती है? लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल? बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, शाबाश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
स्टूडेंट और टीचर, गुरु है वो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है दोस्तों इंटरपर्सनल। ठीक है, अच्छा ये इंटरपर्सनल वर्सेस इंट्रापर्सनल में क्या अंतर है, कोई बताएगा मेरे को? देखो जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है जब हम एक लार्ज ग्रुप को हम लोग डील कर रहे हो, या फिर दो या दो तीन लोगों से बात कर रहे हो, जिसमें तुम लोगों से बात कर रहा हूं। हेलो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा जैसे अजय सर है, राइट, इज अ वेरी ग्रेट टीचर। जब वो कई बार अगर आपने देखा होगा तो मेरे अंदर, मैं आपको बता दूं, जिससे मेरे को जैसे स्टेज का फोबिया, लाइक अगर मेरे सामने 100 बच्चे 200 बच्चे ऑफलाइन में बैठे हों तो स्टार्टिंग में मुझे फोबिया हो जाता है स्टार्टिंग में। लेकिन अजय सर इज अ वेरी चिल पर्सन, राइट, उनको कोई फोबिया नहीं होता, वो जाते हैं और डील करना स्टार्ट कर देते हैं ऑफलाइन में 200 300 400 बच्चे कितने भी हो। लेकिन वही बात जब ऑनलाइन की आती है तब मैं खुलकर खेलता हूं एकदम। क्यों? क्योंकि मेरी इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छी, मैं खुद से बात अच्छे से कर पाता हूं, है ना। तो जब आप खुद से बात कर रहे हो तो दैट इज इंट्रापर्सनल। जब आप दूसरों को सिखा रहे हो कोई चीज, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। तो अब मैं जो यूज कर रहा हूं वो इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज कर रहा हूं मैं आपको लिए। ठीक है, तो यहां पर जो डिफरेंस है दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। मैंने बहुत अच्छे से बांटा हुआ है, इनको ध्यान से समझो। जो इंटरपर्सनल है वो क्या करती है, वो एक्सचेंज है इंडिविजुअल्स के बीच में, जब अपने इंफॉर्मेशन दो, आप इमोशंस को बताओ, थॉट्स को बताओ। वही इंट्रापर्सनल में आप अपने अंदर की बातें रखते हो, आप अंदर के सेल्फ टॉक को सामने रखते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट, याद रखिएगा। आई बात समझ में, हाँ या ना? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स मूव फर्दर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा मानसिक संरचनाओं को अनुकूलित करने को क्या कहते हैं? पता हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या अंतर है। आज मैं बहुत क्लियरली तुम लोगों के अंतर क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि ये एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन में क्या अंतर होता है। बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार सब लोग लाइक का बटन दबाएंगे। 54 लाइक है, 54 लाइक है, 118 लोग देख रहे हैं। आई वॉन्ट कि ईच एंड एवरी वन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, राइट। इट्स अ वेरी वेरी नीडेड थिंग टू डू राइट नाउ। इट्स अ वेरी वेरी नीडेड थिंग टू डू राइट नाउ, राइट। लाइक का बटन दबाओ और फिर मैं इसके बाद डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, राइट। चलिए तो अब समझ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा मानसिक संरचनाओं को अनुकूलित करने की प्रक्रिया हम लोगों की क्या कहलाती है? एकोमोडेशन कहलाती है। देखो इन दोनों के बीच में अंतर को समझो। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का बहुत बारीक अंतर है। अब दोनों में ही हम नॉलेज हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दोनों में ही हम नॉलेज ऐड कर रहे हैं, याद रखना। बट इसमें क्या, हम अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। एसिमिलेशन में हम अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ समथिंग थैंक्स टू द न्यू बट कॉन्ग्रुएंट इंफॉर्मेशन, राइट। यहां पर हमें नई इंफॉर्मेशन मिलेगी और ऐसा नहीं होगा कि वो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यार आपने कोई, मान के चलिए आपने कोई हवाई जहाज देखा, एक तरीके का हवाई जहाज है ना, इंडिया में देखा। लेकिन जब आप विदेश गए तो आपने 2-3 तरीके के और हवाई जहाज देखे। तो अब आप वहां पर एसिमिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक तरीके के हवाई जहाज के बारे में आप जानते थे, लेकिन आपने 2-3 तरीके के और हवाई जहाज देखे, तो आपको पता चला कि यार 2-3 तरीके के हवाई जहाज होते हैं, ना कि केवल एक तरीके का हवाई जहाज होता है। दिस इज एसिमिलेशन, जहां पर आप पुरानी इंफॉर्मेशन को एक ऐड ऑन करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड वी हैव एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होगा, लाइक वी हैव द नॉलेज, लेकिन वो गलत है, या फिर कह सकता हूं कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है जो हमें पहले से इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपको बताया गया कि लड़कियां प्लेन नहीं उड़ाती, फॉर एग्जाम्पल, लगातार बचपन से आपके दिमाग में यही रखा गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब आप बाहर गए तब आपके दिमाग, तब आपने देखा कि लड़की प्लेन उड़ा रही है, तो आपने कहा ना 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 ना, मेरी पहले की नॉलेज गलत थी, है ना। यानी कि जो पहले की नॉलेज थी उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो दिस इज एकोमोडेशन। ऐड हुई इंफॉर्मेशन कि लड़कियां प्लेन उड़ाती हैं, लेकिन उस पहले की नॉलेज के साथ उसका क्या है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन है। आई बात समझ में सबको? ये बहुत बारीक चीजें हैं जो बता रहा हूं, पेपर में जाके भूलोगे, याद रखना, ठीक है। अब कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है, बस इतना याद रखो, एज आ रहा है ना, एज इट इज रहेगी मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन, एज इट इज रहेगी। एज लिखा है एसिमिलेशन में, तो एज इट इज रहेगी मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन एक लिखा है, सी लिखा है ना, एक में क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, सी फॉर कंट्राडिक्टरी। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन ऐड तो होगी लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होगी।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ मेरी बात? एकदम बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे छात्रों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट से। कौन सा अधिगम सिद्धांत सक्रिय अधिगम और खोज के महत्व पर बल देता है? बताओ। अच्छा है कि आपको खोज करनी है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, खुद से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर ह्यूमनिज्म? अच्छा, व्यवहारवाद तो व्यवहार के ऊपर है कि हम व्यवहार से क्या सीख रहे हैं, राइट? याद रखना, जब हम बात आएंगे कि सक्रिय रूप से हमें क्या सीखना है, मतलब हम खुद से क्या खोज रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या ले रहे होंगे, चीजों को अपने संज्ञान में ले रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर आप में से बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सी आंसर दे रहे हैं। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू, राइट? सर नोट्स कैसे मिलेंगे? यार बार बार पूछते हो ना कि नोट्स कैसे मिलेंगे। मैं रियलिटी में मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, राइट? देखो मेरे को, मैं वो टीचर तो हूं नहीं जिसको बेचने की बहुत ज्यादा पड़ी हुई है भाई। मेरे को तो अपने नोट्स बेचने, कोर्स निकालने हैं, कंपनी चलानी है मेरे को। अभी तो मैं अपना खर्चा चल रहा है मेरा, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल भी कैसा रखता हूँ, चैनल भी आपको पता है कैसा रखता हूँ। चैनल को बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं रखता, कोई ऐड नहीं आ सकती। अगर आ रही है तो यूट्यूब अपने ऐड से दे, नहीं चाहिए पैसा चैनल की ऐड से, है ना? याद रखना, आप लोगों का इतना प्यार है, इनफ है, दैट्स ओके। चैनल ग्रो हो रहा है, दैट्स ओके। तो आप लोग लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन पे जाओ, एक बार सुन लो, लोकेश सर नोट एप्लीकेशन पे जाओ, नाम नंबर डाल के लॉगिन कर लो, वहां पर आरआरबी टीचर की कैटेगरी चुन लो और जाकर पेड नोट्स वाले सेक्शन से खरीद लो। अब आप पेड नोट्स खरीदते हो तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि वो पेड नोट्स आपको समझ में भी आए। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि उन पेड नोट्स को समझाने के लिए भी 7 तारीख से वो गिफ्ट है मेरी ओर से, जितने भी स्टूडेंट्स ने वो पेड नोट्स परचेज किए उनको समझाने के लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें खुद और फिर मुझसे समझें। चलिए, पर पढ़ें जरूर, और वो लिमिट ना हो, बैच के चक्कर में वो लिमिट ना हो कि यार एक बैच है, जितना इस बैच में पढ़ाया जाएगा मैं वही पढ़ूं। नहीं भैया, लिमिट नहीं होना है, पूरे नोट्स पढ़ने अपने को और पहले पढ़ के रेडी रहना है। तो सही आंसर है दोस्तों कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना? रचनावाद इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा अधिगम सिद्धांत अधिगम को खोज के बारे में बात करता है? रचनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के अनुभव और माध्यम से कौशल के क्रमिक विकास को क्या कहा जाता है? परिपक्वता कहते हैं हम लोग, अधिगम कहते हैं हम लोग, डेवलपमेंट कहते हैं हम, ग्रोथ कहते हैं। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हवाई जहाज का उदाहरण प्रशांत सर भी देते थे। अच्छा, अरे वाह, ये तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। करेक्ट आंसर है लर्निंग, राइट? चलिए एक क्वेश्चन करिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अभी आता हूं। सब के सब 2 मिनट ही देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तब तक, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या कह रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग पर अपने काम के लिए कौन जाना जाता है? तो बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। मैंने कितनी बार बताया कि स्किन से हमारा शरीर ऑपरेट होता है, इस बात को याद रखो दिमाग में। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने कुत्ते की कंडीशनिंग कर दी थी। सॉरी पावलोव भाई, ठीक है, बट यार इंसान की कर लेते, कुत्तों की कौन कर रहा है? ठीक है, बट ठीक है, इट्स ओके। पहले के लोग बड़ा तंग करते थे कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को नहीं छोड़ा, कबूतर को, चिंपैंजी को, मतलब कोई ऐसी जीव छोड़ा इन लोगों ने, जो भी ये नई नई थ्योरी बना, और किस चक्कर में तंग किया? थ्योरी दे दी है, सिलेबस बढ़ा दिया तुम लोगों का इस चक्कर में। करेक्ट आंसर है इवेन पावलोव, ठीक है। अमूर्त रूप से सोचने की समस्याओं को हल करने के लिए संबंध बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो अगर आप लोगों ने 2 तरीके के इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है? अगर किसी ने मेरा चैनल देखा है तो मैंने बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया हुआ कि होती क्या है, ठीक है? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, 2 मिनट की वीडियो बनाई थी,
यूट्यूब पर, ठीक है, आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो वहां पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बताओ फटाफट से कि क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस में से क्या करेक्ट आंसर होगा, बताओ फटाफट से। आपने अगर रेमंड कैटल की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दो तरीके की थ्योरी होती है हमारी, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होती है हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, पानी की प्रॉपर्टी क्या है, आज पानी इस ग्लास में, तो पानी का प्रॉपर्टी की इस ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। कल को पानी किसी दूसरी जगह जाएगा तो उसका शेप ले लेगा, मतलब हमारी हमको जैसे नीड है जब उस तरीके की इंटेलिजेंस की, तो वो उस तरीके की शेप ले ले। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैथ्स कैलकुलेट करनी है ना, तुम लोगों को मैं मैथ्स देता हूं 4+3+4 कैलकुलेट करो। अब तुम्हें पहले तुम्हें बस इतना आता था कि 4+3+4 आ गया, है ना। अब तुमने कभी मान के चलो करा भी नहीं होगा ना, करा भी नहीं होगा ये, तो तब भी कर लोगे क्योंकि ये तुम्हारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ये चेंज हो जाती है। तो अमूर्त रूप से सोच सकते हो, आई बात समझ में। लेकिन जब मूर्त रूप से सोचने की बात आए, जब पहली की चीजों को याद करने की बात आए, तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वहां पर आती है। गाड़ी चलानी है आप लोगों को, कार चलानी है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आज गए कार में बैठे यार कार चलानी है, आज तेरा भाई कार चलाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठोक ठाक के आ जाओगे कहीं पर, है ना। बाइक चलानी है, एक दिन में तो नहीं चलाओगे, वहां पर जरूरत है आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इंटेलिजेंस ये परमानेंट नहीं होती है, इट्स अ वेरी, यानी कि चेंज होती रहती है, अमूर्त रूप से होती है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें से कौन सा गार्डनर की बहुबुद्धि में से एक नहीं है, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, क्रिएटिव या नेचुरलिस्टिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, अगर अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, वैसे पकड़ लिया होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि नहीं पकड़ा होगा, ठीक है। सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 89 लोगों ने लाइक किया, मैं चाहूंगा कि और कुछ लाइक्स आए चैनल पर, ठीक है, और लाइक करें सभी के सभी स्टूडेंट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, दैट इज क्रिएटिव। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो म्यूजिकल जो है वो हमारी हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, ठीक है। गति संवेदी हमारी हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, प्राकृतिक हमारी हॉवर्ड गार्डनर दी है, जिसमें बोला कि प्रकृतिवादी होते हैं कुछ लोग, है ना। कुछ लोग संगीत में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग ओलंपिक में बहुत अच्छा करते हैं, भागने में दौड़ने में, वो काइनेस्थेटिक रूप से अच्छे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को स्टेनबर्ग की ट्रायर्क की जो थ्योरी है वो याद हो, तो मैंने आपको कराई थी, तो उसमें तीन तरीके के हमारी किसके बारे में बात करी गई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी गई है। तीन तरीके की कौन कौन सी थी, एनालिटिकल थी एक, ठीक है, दूसरी क्रिएटिव थी जो यहां पर लिखी हुई है ऑलरेडी, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। और तीसरी कौन सी थी, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तीसरी कौन सी थी, प्रैक्टिकल। तो ये किसने दी थी, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दी थी, और ये बहुत फेमस नाम है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। स्टेनबर्ग ने दी है ये, ट्रायआर्क थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद करके जाइएगा पेपर में। सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मेरे लिए, सबके लिए ही पेपर में याद करके जाने वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। बोलो पब्लिक, क्या हालचाल, मजा आ रहा है, यस सर बोलेंगे, बहुत बढ़िया। टॉप 100 क्वेश्चन अपन लोग कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ने के कौशल का मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, क्वेश्चंस का लेवल अकॉर्डिंग टू द पेपर, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। स्टर्नबर्ग ने स्टडी विद बर्मन गर्ल, बर्मन, ये बर्मन क्या है, लाइक मुझे समझाओ थोड़ा सा, लाइक जैसे मैं स्टडी विद लोकेश, हाँ ये समझ में आ रहा है, बर्मन का मतलब क्या है भैया, ये कौन सी गर्ल है बर्मन, है ना। चारू कह रही है कि एनालिटिकल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल, एकदम चारू ने तो सारी किताब रट रखी है ना। बहुत पुरानी स्टूडेंट है हमारी, बस वही है कि कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और इसको जब कामयाबी मिलेगी ना, बहुत बहुत लंबी कामयाबी मिलेगी इसको, ठीक है। ये बहुत आगे जाएगी लड़की, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। ये लास्ट स्टेज में रह गई थी, इंटरव्यू में गई थी चारू, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। सी गॉट टू द इंटरव्यू, ठीक है। चलिए सर, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्लास यूट्यूब पर नहीं दिख रही, नया उतरा हूं भाई साहब यूट्यूब, ऐसे आ गया टीचिंग मेथोडोलॉजी। लेट्स स्टार्ट, चलो। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, याद रखना, दैट इज डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया इसका करेक्ट आंसर है। डिसग्राफिया जब लिखने में प्रॉब्लम हो, डिसकैलकुलिया जब आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। अच्छा, डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड है, कोई बताएगा आप में से, व्हाट डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड है, बहुत बढ़िया। मेरी एक क्लास है, सीटेट की क्लास है, आप जाके चेक कर लो,
बहुत पुरानी क्लास है, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों की, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मोटर स्किल्स होती है ना, दो तरीके की मोटर स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर होती है, फाइन मोटर स्किल्स होती है। अगर हमारी इन फाइन मोटर स्किल्स में या ग्रॉस मोटर स्किल्स में अगर प्रॉब्लम आने लगे, मतलब हमारे जो ब्रेन है उसका, मैंने कल आपको बताया था कि अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से कंट्रोल करते हैं। सेरेब्रम का अपना काम है, सेरेबेलम का अपना काम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का अपना काम है, अपर लोब, फ्रंटल लोब, पोस्टल लोब, सबके अपने अपने अलग अलग काम है। अगर हमारे उस पूरी की पूरी प्रोसेस में, हमारी न्यूरॉन्स में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए और वो डिसऑर्डर हो जाए, तो वो डिस्प्रैक्सिया कर सकती है। और इस कंडीशन में हमारी जो मोटर्स होती है, लाइक ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर हमें जो चलने फिरने, भागने दौड़ने में मदद करती है, ठीक है, ये है ग्रॉस मोटर। जो लिखने में मदद करती है, हेलो हाउ आर यू, है ना, फाइन तरीके से लिखने में, वो है फाइन मोटर स्किल। अगर इनमें प्रॉब्लम आने लगे तो दैट इज डिस्प्रैक्सिया किसी को होगा। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ या ना? मगज में आया ना? समझ में आया ना? वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बोलने में कौन कह रहा था? ठीक है, इनमें से कौन से सहायक तकनीक का एक उदाहरण है? टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, पेंसिल है, स्क्रीन रीडर है, या फिर चॉक बोर्ड है? बताइए। पहले फोन उठा लेता हूं। हेलो, हाँ जी बताइए। क्लास देख रहे थे आप अभी, आप मेरी? आइए तो क्लास में आ जाइए ना वापस। आप देखो अभी तो क्लास चल ही रही है। हाँ आ जाइए, अब क्लास में आ जाइए वापस। आप छोड़ के क्यों गए? आ जाइए, आ जाइए, क्लास में आ जाइए। क्लास छोड़ के कॉल करा कि सर हम आपकी क्लास देख रहे थे, अभी हम नोट्स चाहिए। मैंने कहा आओ क्लास में आओ, पहले नोट्स नोट्स बाद में देखेंगे। इनमें से कौन सा सहायक तकनीक का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो एक तकनीक का उदाहरण है दोस्तों। असिस्टिव, असिस्टिव का मतलब क्या होता है देखो मैं बताता हूं। जब हम जब हम कभी स्पेशल एजुकेशन के छात्रों को पढ़ाने जाते हैं, दे रियली नीड आर असिस्टेंस। हमारी असिस्टेंस उनको क्यों चाहिए भैया? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये लोग खुद से पूरी तरीके से सक्षम नहीं है ना, याद रखना। तो इनको हमारी असिस्टेंट चाहिए, तो इसलिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इनके लिए बहुत हेल्प करता है, राइट। एक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, आपके सामने रहा, इनमें से कौन सी पियाजे की थ्योरी नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? बताओ, इज नॉट अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। नहीं, क्या सोच के क्वेश्चन आया है कि नहीं होगा? प्याज है कि, तो इन्होंने प्याज काट रखी है एकदम, टक 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 टक, है ना। सीटेट तब पास हुआ है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई एम परसुइंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, राइट, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं आपके लिए ना गिफ्ट ले आता हूं भारद्वाज जी, ठीक है। गिफ्ट ये है कि आप आरसीआई पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आरसीआई पे अप्लाई करके रखिएगा। स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आने वाली है और आने वाले फ्यूचर में एनईपी 2020 में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज आ सकती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर करेक्ट आंसर है दोस्तों, पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशन इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेंसरी मोटर हो गई, फॉर्मल हो गई, प्री ऑपरेशन हो गई, कॉन्क्रीट हो गई, 4 स्टेजेस हैं, सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है, सीटेट की तैयारी करता है तो प्याज काटना भी जानता है। आपके एक्टिंग स्किल से ब्रेन पार्ट्स ने सब फंक्शन समझाइए सर। सीडीपी के इतने आसान प्रश्न नहीं आएंगे शायद। मौत का सामान ले रही छोरे मरे वावेगी के। नहीं, एक बात बताओ भाई, स्टडी विद बर्मन गर्ल, इस क्वेश्चन में ये बता दो मेरे को, एक्सनिक्शन का मतलब क्या होता है? चलो, सीडीपी आसान लग रही है ना। और एक और बात मैं बता दूं भाई, सीडीपी नहीं है, सीडीपी केवल सीडीपी नहीं आनी है, फिलॉसफी भी आनी है। मेरी फिलॉसफी वाली क्लास जाके देख लो, कल परसों मैंने लिए, उसमें आसान क्वेश्चन नहीं है, तो सबका मिक्सअप है ना। सर मेरा सीटेट नहीं निकल सका, कोई बात नहीं। चलिए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना, दैट इज स्कैफोल्डिंग इसका करेक्ट आंसर है, पार्ड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये बात समझ में। पार्ड, पार्ड का मतलब कुछ, ठीक है, सीढ़ी, स्कैफोल्डिंग मतलब सीढ़ी, मचान, ठीक है, याद रखना हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा।
चलिए किस सिद्धांतकार ने मानव व्यवहार में अचेतन मन के महत्व पर बल दिया? बहुत बढ़िया। सीडीपी की बात नहीं सर, और चैनल पर ऐसे प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो और चैनल है ना, वो मेरे चैनल नहीं है ना यार, दिक्कत ये है मेरे चैनल पे तो हर तरीके का कंटेंट मिलेगा, मस्ती से पढ़ते जाओ। चलिए मस्ती से पढ़ते जाओ। बम बम बोले मस्ती में तू डोले दे। करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्राइड, है ना। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, राइट। लिबिडो के बारे में बताया था इन्होंने, काफी सारी चीजें बताई हैं, इनसे बच के रहना, ये थोड़े से अलग ही लेवल के एक्सपेरिमेंट करे हैं इन्होंने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी नहीं, मतलब अलग ही तरीके की थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है। घर वालों के सामने इनकी थ्योरी मत पढ़ने बैठ जाना चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने ये रहा। दूसरों को देखकर उनकी नकल करने सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। आजकल तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस के। हर्षिता, you are talking about the offline examination, but RRB takes online examination and I've already uploaded the online examination, right? I understand your point is completely valid when you are going for CTET examination, CTET paper 1 or CTET paper 2 examination. I understand your point. But if you are going for an RRB examination, the questions will be very theoretical, very concise and very limited when it comes to the option type, because they are online paper, but they are taking online paper, right? बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, याद रखना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, राइट। अवलोकन अधिगम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना। अवलोकन, हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसकी नकल कर रहे हैं, सही बात है ना, याद रखना। सर आपकी क्लास अच्छी है, अब हम बाद में देख लेंगे। ये कौन सी, ये तारीफ करके गई हो बुराई करके गई हो? समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे कौन बोलता है? सर आपके लड्डू तो बहुत अच्छे हैं लेकिन खाएंगे बाद में। सर ये आपका बैच तो बहुत बढ़िया है लेकिन लेंगे बाद में। बहुत बढ़िया, ये बुराई होती है। इनमें से कौन सा प्रभावी कक्षा प्रबंधन का प्रमुख घटक नहीं है? पता आपसे भी पता है क्या कहेगा सिलेक्शन? आप हो तो वेल डिजर्व कैंडिडेट लेकिन हम आएंगे बाद में, समझ रहे हो? तो आपसे भी यही कहेगा सिलेक्शन, जब आरआरबी का सिलेक्शन का टाइम है, आरआरबी आप हो तो वैसे बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, लेकिन देख बहन ऐसी बात है, हम आएंगे बाद में आपके पास। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, फिजिकल पनिशमेंट, या फिर दोस्तों याद रखिएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या कह रहा है? नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लास मैनेजमेंट। भैया आप क्या नहीं करोगे इफेक्टिव क्लास मैनेजमेंट के लिए? स्पष्ट बोलोगे, ऑब्वियसली बोलोगे। हम तो भैया जो होना नहीं चाहिए ना वो हमारे साथ हुआ है आज भी भाई साहब, ठीक है। अगर कोई कोई ऐसा स्कैन होता हो ना, पास्ट स्कैन का सीटी स्कैन होता हो, पास्ट में जाके सीटी स्कैन, हमारे जो पीछे जितने डंडे लगे हैं, है ना, मास्टर इतने क्रूअल हुआ करते थे, इतने निर्दयी हुआ करते थे, क्या बताऊं। मेरे को जब पास्ट की सोचता हूं तो अब भी मुझे वो अपने दुख दर्द अभी भी याद आने लगते हैं, शरीर के कष्ट, रोम रोम में वो डंडे छपे हुए हैं मेरे शरीर पर। खूब पिटाई करी है गुरुजी ने हमारे ने, है ना। ऐसे एक खंबा हुआ करता था और उस खंबे को ऐसे पकड़वा लिया करते थे, और क्या है कि बस खंबा पकड़ लिया है, पीछे से चल रहे हैं 10 ओटा 10 ओटा, है ना, और बना दिया एकदम बढ़िया वाला गुरु, है ना। और ये सोचते थे गुरुजी फिर मैं पढ़ के आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर है दोस्तों फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड इसका करेक्ट आंसर है, राइट। हम नहीं देंगे बिल्कुल भी किसी को। अच्छा, छात्रों को सीखने के लिए आईसीटी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? व्हाट इज आईसीटी? सर हम तो कभी नहीं पीटेंगे, कोई बात नहीं बेटा, पीट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना, ये जो एनसीएफ 2005 है सिर्फ लिखने के लिए होता है। आई बात समझ में? अब भी सरकारी स्कूलों में खूब पिटाई चल रही है, ठीक है। मैं तो मेरा अगर मेरा हो जाए सिलेक्शन में तो बच्चे पीटूं, क्योंकि मुझे भी तो अपना पास्ट का बदला लेना है ना। मैं तो भाई, मैं अगर टीचर, मैं इसलिए तो सरकारी टीचर नहीं लगा। अगर मैं सरकारी टीचर लग जाऊं अब, ठीक है, तो मैं तो जाते उधेड़ दूंगा बच्चों को एकदम, एक कोने से पकड़ूंगा दूसरे कोने तक पीट पीट के कोने में बैठा दूंगा, ऐसा खौफ रहेगा जब घसूंगा ना क्लास में, अरे
जैसे मेरी गाड़ी लगा करेगी जाके स्कूल में, सरकारी स्कूल में, वैसे बच्चों के अंदर खौफ, हाहाकार, एकदम ऐसा खौफ बनाना है। ठीक है, सब लोग मेरी क्लास के जितने भी, पिटाई बहुत जरूरी है, खौफ बनाओ अपना। ठीक है, करेक्ट आंसर। ये ज्यादा चक्कर में मत पड़ो इसके। यहां पर लिख दो कि हाँ ठीक है नहीं पीटेंगे ऐसे, पर मन ही मन में रखो कि नहीं पीटेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मन ही मन में रखो, अंदर अंदर ही अंदर अपनी, जो तुम भी तो पिटाई खाई है, तुमने हाथ खड़े करें, वो बदला लो अपना, याद करो उन दिनों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। व्यक्तित्व के दूसरों से अलग बनाने वाली विशेषता को, अद्वितीय संयोजन को हम क्या कहते हैं? मतलब हमारा व्यक्तित्व अलग होता है, हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती है दूसरों से, वो कौन सी ऐसी चीज? चलिए बताइए आंसर। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? याद रखना, दैट इज पर्सनैलिटी, है ना? पर्सनैलिटी इसका करेक्ट आंसर है। अब मुंह से निकल गया था, ठीक है, एक तो निकल मुंह से जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताओं को पदानुक्रम किस सिद्धांतकार को प्रस्तावित किया? बताओ। अब तुम मान रहे हो बच्चे पीटते हैं, बच्चों के पेरेंट्स अगर आए तो उन्हें पीटो। तुम क्यों आए स्कूल में? इधर आओ, पेरेंट्स को पीटो बच्चों के सामने। फिर पेरेंट्स पुलिस आए, पुलिस को हथियार से गोली चला दो, ठाए ठाए, है ना? तो राजा बन जाओ एकदम प्रजा के, उस जगह की। आतंक होना चाहिए तुम्हारा। मास्टर नहीं, तुम आतंकवादी बनो, खूंखार आतंकवादी मास्टर। कैसा आतंकवादी मास्टर बनो? जो बस बच्चों को पीटना जानता हो और कुछ काम नहीं आता उसको। पढ़ाने के नाम पर क्या करना है? पढ़ाने के नाम पर पीटना है बच्चों को। सुबह जाओ तो अपने स्टडी प्लान में एक चीज लिख के रखो, किस तरीके से पढ़ाओगे? पीट कर। ऑब्जेक्टिव क्या है? पीटना। रिजल्ट्स क्या होंगे? दो चार चोटे बच्चों को। ये सब लिख के जाया करो अपने स्टडी प्लान में। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? क्या है? आवश्यकताओं के पदानुक्रम को किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया था? देखो, हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत सारी, मतलब बताया, बेसिक नीड्स क्या है, सेल्फ एफिकेसी तक बात करी है, सारी चीजों की तक बात करिए, तो ये हमारे कौन आ जाएंगे? ये हमारे मॉस्लो जी, अब्राहम मॉस्लो जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत बढ़िया। छात्रों को आत्म जागरूकता और आत्म नियमन विकसित करने के लिए, देखो आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है? जैसे आप लोगों, मैं तुम्हें कोसता रहूं, है ना, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे मन में बैठ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें जगाऊं कि बेटा तुम झांक के देखो, तुम कमजोर नहीं हो किसी से भी। एक बार अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देख लिया? हेलो, बढ़िया शर्ट है सर जी। ऐसे नहीं झांकना है, मन के अंदर झांको। इंस्टाग्राम की रील आएंगी, यूट्यूब के शॉर्ट्स आएंगे आपके आगे, इधर आपके सामने वो आपका मनपसंद प्रेमी प्रेमिका आएगी, इधर आपके सामने, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी बच्चे आपके सामने आएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। इन सबको एक साइड सरकाओ, दूसरी ओर आओ, अपनी मन की साइड की। मैंने बचपन से 12वीं पास करी, मैंने ग्रेजुएशन पास करी, मैंने सारे एग्जामिनेशन पास किए। वहां मेरे एग्जामिनेशन पास करने का तरीका क्या था कि मैं सिलेबस सामने रखता था और रात को पढ़ के जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं एक रात को इतना सारा सिलेबस कवर कर सकता हूं, इनका तो इतना सही सिलेबस है, 10-12 चैप्टर होते हैं, 15 चैप्टर होते हैं, इनको तो मैं रट के जा सकता हूं एकदम। ठीक है, बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेल्फ इमोशनल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या करेक्ट आंसर है? बोलो पब्लिक, क्या बोल रहे हैं पब्लिक? डिफिकल्टी विद सोशल कम्युनिकेशन, रेस्ट्रिक्शन विद पैटर्न, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर सेंसरी सेंसिटिवनेस? ऑटिज्म पूछ रहा है ना। देखो ऑटिज्म, देखो समझो, ऑटिज्म रोग भी है और इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स, राइट? अब स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि इसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, तो समाज में बात करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, एक रिपीटिव पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है, ऑब्वियसली देखने को मिलता है। बौद्धिक अक्षमता एक लिमिट में होती ही है ना, बट एक इसमें एक चीज देख रहे हो आप लोग, एक बहुत छोटी सी चीज देख रहे हो कि डिसेबिलिटी लिखा है, एबिलिटी होती है इन लोगों के अंदर, है ना, डिसेबिलिटी लिखा है, तो यहां पर ये चीज गलत लिख दी।
एबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअली उतनी एबल होते हैं, बस एक इनके अंदर ना सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है, ज्यादा मतलब बहुत जल्दी सेंस कर जाते हैं और ओवर रिएक्टिव होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनके अंदर नहीं देखने को मिलती। इसका पूरा का पूरा ये हमारा किसका केस चला जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला एमआर का केस चला जाता है, मेंटल रिटार्डेशन में चला जाता है, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों को सामग्री को अनुकूलित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? विभेदन, इंक्लूजन, असेसमेंट, इंस्ट्रक्शंस। हाँ हाँ, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, एग्री, बिल्कुल सही बात है। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स अच्छे हैं, ठीक है। मैंने बताया ना वो वाला जो है, मैंने बताया ना बेटा, ये सारी की सारी बिहेवियर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये एबल होते हैं ना। अगर डिसेबिलिटी लिखा है तो एमआर का केस हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आएगा। पूछा जाए कि मेंटल रिटार्डेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें आईडी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विभेदन करना, ठीक है। बेटा देखो समझो, एक मिनट तो मैं दिखाता हूं। कभी भी ना एक चीज वर्ड्स पे बहुत ध्यान दिया करो। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली वन थिंग। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो केवल रिपीटिव से रिलेटेड होता है, कुछ बोल रहे हैं कि सर ये बिहेवियरल से रिलेटेड है। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, लेकिन उसके बहुत सारे सेगमेंट्स आ सकते हैं, आई बात समझ में? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अरे भैया क्या खा लिया मैंने ऐसा आज, लंबी डकार मारी खींच के। अभी तो अच्छा भूख लग रही है इसलिए आ रहा है, कुछ खाने नहीं देते स्टूडेंट। एक शाम से बैठता हूं पीपीटी बनाने इन लोगों के लिए, और फिर क्या भैया, हाँ। सो इनके अंदर ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे तो कहीं भी इनके अंदर आपको एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं दिखेगी। इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे, ये सेंसरी प्रोसेसिंग इनके अंदर देखने को मिलती है प्रॉब्लम, ठीक है। रिपीटिव बिहेवियर्स करते हैं, खाना खा लिया खा लिया, खाना खा लिया खा लिया, खाना खा लिया, बार बार पूछेंगे। मोटर्स इनकी अच्छे से काम नहीं कर पाती, है ना। और प्रिजर्वेटिव थिंकिंग होती है इनकी थोड़ी सी, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होती है। सो एएसडी के फीचर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है? फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लास क्विज, या फिर ग्रह। अच्छा देखो, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या अंतर है? फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मकता का एक चांस देता है टीचर को, और आप रचनात्मकता कब कर सकते हो, ठीक है। मतलब बच्चा लिख रहा है, फाइनल ईयर के पेपर हो रहे हैं ना, आप कह रहे हो बेटा तुम्हारे फाइनल ईयर के पेपर है, खड़े जाओ सुनाओ, शीला सरसीला की जवानी। अच्छा तुम बताओ बेटा, मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई, बेटा तुम बताओ रामू कहां दिक्कत आ रही है? अब ऐसे नहीं पूछोगे ना, आप उनको लिखने दोगे फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में तो। लेकिन आप ये सारी चीजें कहां कर सकते हो? ये सारी चीजें कर सकते हो जब आप क्लासरूम के अंदर हो। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ लोकेश सर बोल रहे हैं, बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी एक क्लास चल रही है सीडीपी वाली, आप उस क्लास में आ जाइए ना एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, आप प्रिंसिपल है स्कूल में। आई एम सो सॉरी मैडम, आई एम सो सॉरी, हम तो सिर्फ टीचर हैं, सो सॉरी। हाँ बताइए। हम्म। अच्छा अच्छा, मैम आप मेरे को फिर टाइम दीजिए, मैं ना फिर डिटेल में बात करेंगे अपन लोग, है ना। मेरे को करीब 20 मिनट और चाहिए होंगे स्टूडेंट्स, है ना, थोड़ा सा। हाँ यू कैन कॉल मी एट 7 PM, नो इश्यूज। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल मैडम थी, कह रही हम स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आई एम रियली सॉरी भैया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम ऑब्वियसली बात है हम लोग
रचनात्मक मूल्यांकन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, रचनात्मकता की। अब इसमें वो चीज बताओ जहां रचनात्मकता हो सकती है, फाइनल एग्जाम में, क्लास के क्विज में, ठीक है, छात्र के कार्य के पोर्टफोलियो में, या फिर होमवर्क में। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास क्विज में। और एक और चीज बता दूं, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप तब कर सकते हो जब आपकी लर्निंग की प्रोसेस चल रही हो, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जब आप चावल बना रहे हो, है ना, नमकीन चावल बना रहे हो, वाह, या फिर छोले चावल बना रहे हो, है ना, पाव भाजी बना रहे हो, पाव भाजी गर्ल बन जाओ, है ना, ये सब काम मत करना कभी भी लाइफ में। मान लो चावल बना रहे हो, चावल बनाने के समय में आप चख लेके, नमक की कमी है, नमक डाल दो, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया आपने चावल का। लेकिन जब बन गया और फिर फाइनली आपने परोस दिया गेस्ट के सामने, और गेस्ट ने कहा, वाह सुपर, बहुत बढ़िया, तो वो समेटिव असेसमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का प्रमुख घटक नहीं है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक नहीं है, बताओ। सर सिलेबस चेंज होगा क्या? सिलेबस चेंज हो सकता है, क्या दिक्कत है? मेरा टोपा है जापानी, देख रहे हो। चलो खैर आंसर करो इस क्वेश्चन का। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया। एक्टिव लिसनिंग हो सकता है, बिल्कुल। देखो यार, हमेशा ना जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन, हम लोग सोचते हैं कि यार अच्छा, डायलॉग और मोनोलॉग में क्या अंतर है, समझो। मोनोलॉग मतलब मैं बोल रहा हूं, अभी मैं मोनोलॉग कर रहा हूं, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, तुम बस सुन रहे हो, है ना। डायलॉग मतलब मैं बोलूं और तुम भी बोलो सामने से। मैं बोलूं पागल, तुम भी बोलो पागल, बहुत बड़ा पागल, है ना। मैं बोलूं पागल हो रहे हो आप, तू पागल हो रहा है, तो ये डायलॉग हो गया, ठीक है। तो मोनोलॉग में आप बोलते हो, डायलॉग में दोनों बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ डायलॉग बेसिक होता है। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन डायलॉग होगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है, याद रखना। आई बात समझ में आप लोगों को? तो एक्टिव लिसनिंग होनी बहुत जरूरी है, क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज होनी जरूरी है, बार बार बाधित करना नहीं होना चाहिए। तुम लोग बहुत करते हो इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली, सर नोट्स कैसे लेंगे, सर नोट्स कैसे लेंगे, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली, है ना। तो हम लोग बार बार इंटरप्ट नहीं करेंगे सामने वाले को। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सर हर जोन की कट ऑफ अलग अलग होती है क्या? हाँ, हर जोन की कट ऑफ अलग अलग आती है भारद्वाज। पिछली बार एक जोन का पेपर हुआ था, इस बार अलग अलग जोन का होगा, ठीक है, तो अलग अलग कट ऑफ आएगी। चलो थोड़ा सा मजा लेते हैं कंप्यूटर महोदय से। ये यस, यस आई अचीव्ड इट, यस आई डिड इट। खैर, शिक्षक सकारात्मक समावेशी वातावरण कैसे बना सकते हैं, बताओ फटाफट से। याद रखना यार, हम क्या कर सकते हैं, देखो सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए बच्चों को ना, सबसे पहली चीज है कि बच्चों को एक्टिव करो। बच्चे बहुत पैसे बैठते हैं। कभी स्कूल में जाना, बच्चे को पढ़ाना, पीछे वाले बच्चे तो उठते ही नहीं है बहुत जल्दी, है ना। उनको एक्टिव करो। तो सबसे पहली चीज है कि उनको एक्टिव करो, सम्मानजनक और सहायक सीखने में मनाओ, विविधताओं का जश्न मनाओ, है ना। और हर चीज, वो सारी की सारी चीजें करो जो छात्र को भाग लेने में सफल हो सके, याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। रीजनिंग में आगे भैया, अब हम आ जाओ। सर आप बहुत फनी, मतलब बच्चों जैसी हरकत करते हो। देख रहे हो बच्चा बोल गया, देख रहे हो 10 साथियों। हैप्पी भाई, यार लाइफ का पर्पस क्या है, तुम एक बात बताओ, खुश रहना। मैंने एक चीज छोड़ दी अपनी लाइफ में, ठीक है, मैंने अब दुखी रहना छोड़ दिया है। लाइफ का पर्पस है खुश रहना, और वो पर्पस जब मुझे सामने दिखता है बस, ठीक है। हमेशा खुश रहो यार, पढ़ाते समय भी खुश रहो, सामने वालों को खुश रखो जो पढ़ रहा है तुमसे। तुम उसे दुखी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बर्ड तो नेस्ट में रहती है, रैबिट कहां रहता है? रैबिट कहां रहता है? बिल में, मांद में, गुफा में, या फिर होल में? तो ये चला जाता है भैया, रैबिट मांद में रहता है, मांद में शेर रहता है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस। मुझे ऐसा क्यों लगता है रैबिट बरो में रहता है, बिल में रहता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मतलब डैन तो, या इट इज नॉट, मांद नहीं होगा इसका, बरो होगा। हाँ वही मेरे को कंफ्यूजन था, क्योंकि जो सांप होता है ना, वो इन्हीं के बिल का यूज करता है, खरगोश के बनाए हुए बिल का यूज करता है यहाँ रहने के लिए, और डैन में तो शेर रहता है, ठीक है। कमाल आ गया यार, है ना। करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा इस क्वेश्चन का बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश।
करेक्ट आंसर बताइए। आई लाइक यू सर जी। आगे बात बढ़ाएं फिर, आगे बात बढ़ाएं प्रियंका। ठीक है, तो आगे की बात यह है कि बेटा कोर्स में एनरोल करा लो, 500 रुपए का, 400 का कोर्स है, एनरोल करा लो, पढ़ाई करो वहां पे, ठीक है, आराम से। लाइक वाइक करने से, मुझे लाइक करने से कुछ नहीं होगा, कंटेंट को लाइक करो, पेपर को लाइक करो, पढ़ने को लाइक करो, आई बात समझ में। बाकी मुझे लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। 1 की पावर 2, ठीक है, देखो 1 की पावर 2 1 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 4 की पावर 2 16 होगा, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 2 36 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे बेटे की मां की बहन, यह मेरे बेटे की मां की बहन है। तस्वीर की महिला के आदमी से क्या संबंध हो सकता है? बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यार, क्या होगा, तस्वीर, ये मान के चलो तस्वीर है ना, तस्वीर को इशारा करते हुए मेरे बेटे की मां की बहन है, तो मान चलो कोई लड़की होगी ना, ये मान के चलो जिसके बारे में बात कर रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनकी चोटी वोटी है ऐसे, मेरा जूता है, ये बाल है इनके, ठीक है, ठीक, ये कोई लड़की है जिसके बारे में इशारा, अब मैं इशारा कर रहा हूं इसकी ओर, सुनो। एक आदमी कहता है, मान चलो मैं ही वो आदमी, यह मेरे बेटे की मां, मतलब मेरी वाइफ की बहन, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, है ना, तो यह सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करा करो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चला, बहुत बढ़िया, चला दो, फिर वह मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता, 10 मीटर चलता, फिर वह किस दिशा का सामना कर रहा है? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में कैसे करो, देखो बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। हमेशा एक मैप मेरे से लेके रख लो, हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही मैप आना चाहिए जब भी बात करो। हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर साउथ, इधर की ओर ईस्ट और इधर की ओर वेस्ट, ऐसे रखा करो। खुद का कोई मैप नहीं बनाना है कि भाई सर हमारे मामा के घर का डायरेक्शन इधर है, वो तो नॉर्थ में पड़ते हैं, ऐसे नहीं, हमेशा ये अपने पास रखो। अब जैसे जैसे वो बताता जाए, इस मैप के हिसाब से चलाते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक उत्तर की ओर 10 मीटर चला, तो उत्तर की ओर 10 मीटर चला दो, 10 मीटर उत्तर की ओर, बहुत बढ़िया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, देखो दायां बायां, दायां बायां, ठीक है, दाएं चला और 5 मीटर चला, फॉर एग्जाम्पल ये 5 मीटर चला, ठीक है। अब क्या कह रहा, अब वह 10 मीटर और चलता है, दाएं मुड़ता है दोबारा, अब दायां क्या होगा इसका, यहां दायां होगा, नीचे की ओर होगा, है ना भाई, जब मैं यहां जा रहा हूं तो मेरा दायां, तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा तो भी दायां इधर होगा, तो नीचे की ओर, है ना, तो वापस यहां आ गया। अब वह किस डायरेक्शन में है, नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट कौन दे रहा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सर फास्ट कराओ क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला गया, ये गेंद है, ये ऊपर की ओर उछाल देते हैं, उछाल दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अपने उच्चतम बिंदु पर उसका त्वरण क्या होगा, वेरी गुड। एक बॉल गई ऊपर गई, टन टन वापस से नीचे आई, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है वो उसका एसेलरेशन क्या होगा। एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन होता है dv by dt, यानी कि द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जब ऊपर होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, रिजल्टिंग द एसेलरेशन इज गोइंग टू बी 0 0 0 0 0 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इनमें से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दो तरीके की होती है हमारी, एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट कम्स इन, एक्सोथर्मिक में हीट गोज आउट, राइट, याद रखना, एंडोथर्मिक हीट कम्स इन, एक्सोथर्मिक हीट गोज आउट। तो फोटोसिंथेसिस हीट कम्स इन, राइट, मेल्टिंग ऑफ आइस हीट कम्स इन, है ना,
कंबंशन ऑफ कोल, हीट गोज आउट, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, हीट कम्स इन, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज कंबंशन ऑफ कोल, कंबंशन कोयले का जलना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने रहा, एक अवतल दर्पण का क्या बना सकता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 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 फटाफट फटाफट भैया। एक अवतल दर्पण है ना, देखो कनकेव जो मिरर है वो याद रखिएगा दोनों तरीके की इमेजेस बना सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, है ना, यहां पे रख लो, फोकस के परे रख लो, फोकस के पास रख लो, सेंट, तो अलग अलग तरीके की इमेज आ रही है। देखो यहां पर रियल इमेज आई, ठीक है, यहां पर कहां गई, यहां पर इमेज कहां गई, ये फोकस है ना, यहां पर इमेज कहां गई, ये रही, है ना, रियल इमेज आई, रियल इमेज। लेकिन यहां देखो, तुम नहीं, यहां देखो, ये जो इमेज है छात्रों, ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज है। किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इनके बारे में, ठीक है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पब्लिक आगे बढ़ो, वेरी गुड, छात्रों को जाना है, बहुत बढ़िया। क्या करेक्ट आंसर है बताओ? उसके अपने उनके क्वथनांक के आधार पर किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया। अब आपको क्या करना है, देखो दो तरीके से होता है, एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन में हम केवल क्वथनांक के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम उनको अलग कर सकते हैं। सो डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। बट ऑन द अदर हैंड, जब हमें बहुत सारी चीजें मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर अलग करनी हो, जैसे कि हम लोग करते भी हैं पेट्रोलियम वाले केस में, तो उसे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, प्रभाजी आसवन की विधि बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आसवन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन शर्करा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? इंसुलिन आप लोग जानते हैं कि किसके लिए जिम्मेदार है, आपकी शर्करा, शुगर अगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए। एड्रेनलिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो आप डर 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 जब डर होता है तब निकलता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा अपन लोग नहीं करते हैं, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रीवियस ईयर का पेपर कहां से मिलेगा? वो ऑलरेडी लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन के पेड नोट्स के सेक्शन में अवेलेबल है। भैया हमेशा प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट, ठीक है, याद रखना। जैसे मैं बता दूं, हमेशा एक चीज याद रखो, चलो किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल पास्कल्स लॉ समझ लो, किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा, टाइम नहीं है उतना। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है भैया? टेबल सॉल्ट। आगे बढ़ो। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता? केंद्रक ही नहीं है, बताओ अच्छे तरीके से। मैंने कितनी बार बताया था कि पुरानी कोशिकाएं डेवलप्ड नहीं है और उनमें एक अच्छा एक केंद्रक नहीं है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों किस तरीके की कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, है ना, याद रखिएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस जगत से आती है? मोनेरा जगत से आती है। बैक्टीरिया वगैरह हुआ, ठीक है, इनके अंदर याद रखिएगा क्या नहीं होता, इनके अंदर हमारी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर करिए। चलिए, शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ पावर? मैं तो नहीं हूं इंसानों में, अच्छा, खोया रहता हूं भगवानों में। मौत का सम्मान ले रहा पावेगी के डर। बहुत बढ़िया, शाबाश। करेक्ट आंसर है दोस्तों, व्हाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल डन, वी हैव डिड इट, यस। सो क्लैपिंग्स फॉर यू 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए। सब लोग जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वी हैव कंप्लीटेड दिस क्लास, यस। एक बार वापस से जश्न हो जाए, ये। कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर जी, अच्छा ऐसे, यस, वी डिड इट, है ना। और एक बार ऐसे, ये है ना। तो बाय द वे हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना। आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स जितने भी हो वहां से क्वेश्चंस निकाले हैं।
इन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित 10,000 क्वेश्चंस इन 399 रुपए में आप लोगों को नोट्स के साथ में, कंप्लीट नोट्स के साथ में प्रोवाइड कर रहा हूं। एनसीईआरटी की जिस्ट भी आपको मिल रही है वहां पर। और उतना ही नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों ने 399 रुपीज में नोट्स में एनरोल किया है, तो मेरा काम बनता है कि अब उनकी लाइफ में वैल्यू एड करूं, तो उनको कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस उनको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार सिलेबस आ जाने दीजिए उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पीजीटी की क्लास आने लगी तो प्रॉब्लम होगी, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि उनको कंटेंट दूं। पीजीटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की क्लास होंगी तो वो नहीं हो पाएंगी। जनरलाइज पेपर की सारी क्लासेस कराऊंगा, प्रोफेशनल एबिलिटी की सारी क्लास कराऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं। अगर आपको भी ये चाहिए तो आप लोके सर नोट्स एप्लीकेशन पे जाके आज ही नोट्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। यस, क्वेश्चंस का लेवल यही होगा, डोंट वरी, घबराओ मत।